सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत की सीढ़ियों पर चढ़कर ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं और समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो यानी जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं, नतीजे हम आपको दिखाते हैं रात को 9 बजे जनमत में और रिपीट टेलीकास्ट रात को 12 बजे। और आज क्या है खास, बेहद अहम मुद्दे आपके लिए, वो भी आपको कुछ ही पलों में टेलीविजन स्क्रीन पर आपके लाके बताते हैं कि भाई आज आपके लिए क्या लेकर आए हैं हम, हमारे पास बुके में आपके लिए क्या क्या है। देखिए, अफवाहों पर सख्ती, अफवाहों से बचकर रहिए। अगर आप भी महाकुंभ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अफवाहों को साइड में रखकर दरकिनार रखते हुए, जैसे कि थोड़ी देर पहले बिंदास बोल में हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने कहा, अगर आप जाम में फंस भी जाएंगे तो ये भी प्रभु की कोई लीला ही समझिए इसको, कि भाई आगे जीवन में कोई कठिनाई का सामना आपको ना करना पड़े। ये प्रभु की एक तरीके से इच्छा होती है, उनका तरीका होता है। फिर आगे बढ़ेंगे। अफवाहों के बारे में तो पुलिस सख्त है, कोई झूठा अफवाह फैलाएगा तो वो बचेगा नहीं। लेकिन ये मामला भी दिल्ली का है। दिल्ली में जिहादियों का हुड़दंग कैसे मचा, शबे बारात के दिन इन्होंने मेट्रो स्टेशन को कैसे एक तरीके से हाईजैक कर लिया, कब्जे में ले लिया, हुड़दंग मचाया, आतंक मचाया। मैं तो कहूंगा इतनी भारी मात्रा में लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन ये सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक की तरह देखा जाना चाहिए। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। ये मुद्दा भी है और शीश महल की जांच होगी। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री तो काफी समय से नहीं है, आतिशी भी अब नहीं है, आम आदमी पार्टी बहुमत में भी नहीं है और अब आई है जांच की घड़ी एक बार फिर से। ये मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, लेकिन पिछले से नहीं, मामला अब घर से जुड़ा हुआ है, शीश महल से जुड़ा हुआ है। शीश महल की जांच होगी। अब इस पर भी ओके आ गया है, जांच आरंभ हो जाएगी जल्द से जल्द। इस पर भी बताएंगे क्या है खास। और फिर ट्रांसजेंडर पर प्रतिबंध। ट्रांसजेंडर पर प्रतिबंध कहां, यूएस आर्मी में ट्रांसजेंडर्स की भर्ती जो है उस पर अब नो एंट्री लगा दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, कई फैसले वो जो स्ट्रिक्ट माने जाते हैं अपने फैसलों के लिए, तो उनके द्वारा कई फैसले लिए गए हैं। अब चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैंने आपको बताया था दिल्ली में दंगाइयों की या फिर समझिए हुड़दंगबाजों की तस्वीर आपको दिखाएंगे। अब बात करेंगे जिहादियों के झुंड की, उस हुड़दंग की जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें आपको कुछ ही पलों में दिखाएंगे कैसे नियमों को ताक पर रखकर मुस्लिम युवकों ने, लड़कों ने दिल्ली मेट्रो में जमकर हुड़दंग मचाया है। वीडियो शबे बारात का बताया जा रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि अभी तक हुई नहीं है, एक तरीके से कह सकते हैं कोई आधिकारिक बयान भी जारी नहीं किया गया है। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि कैसे मुस्लिम युवक गेट को फांदकर बाहर निकल रहे हैं। साथ ही एक सोशल मीडिया यूजर, यानी जिसका नाम सागर कुमार है, उसने इस हुड़दंग पर पोस्ट डालकर कहा, खौफनाक, जहां जहां जिहादियों की संख्या बढ़ेगी ये आतंक मचाएंगे। ये वीडियो दिल्ली मेट्रो का है। इन लोगों ने शबे बारात वाले दिन किस प्रकार का हुड़दंग मचाया है ये देखिए। इसके साथ ही पत्रकार ने, यानी जो सोशल मीडिया यूजर है, उसने DMRC यानी मेट्रो कॉर्पोरेशन को और CISF को टैग करके सवाल किया कि आखिर वो उस दौरान कहां थे, क्या कर रहे थे, ये सुरक्षा के लिहाज से कितना बड़ा खतरा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किस प्रकार जालीदार टोपी पहने युवक मेट्रो स्टेशन के अंदर हुड़दंगई मचा रहे हैं। मेट्रो स्टेशन में अंदर और बाहर जाने के लिए बनाए गए टोकन वाले बैरियर के ऊपर चढ़कर, उसको लांघकर, उसको कूदकर ये युवक इधर उधर आ जा रहे हैं। इस घटना पर सोशल मीडिया एक्स पर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। इसी क्रम में सत्य सनातन मोदी का परिवार नाम के एक यूजर ने कहा कि दिल्ली में भी इस समय योगी मॉडल की जरूरत है। वहीं भारतीय नाम के एक्स यूजर ने कहा कि क्या फायदा होगा ऐसी डेवलपमेंट का जहां इस तरह की असभ्य भीड़ रहती हो। आप बनाते जाइए सब कुछ, लेकिन ये राक्षसों की भीड़ क्या किसी आम इंसान को चलने देंगे? क्या इस सिचुएशन में कोई आम इंसान या महिला चल सकती है? दिल्ली से बाहर निकालिए घुसपैठियों को और दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस से कुछ सीखे। अब इस तरीके के हुड़दंग पर हमारा मानना है कि इन लोगों को यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए। इन सभी लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये देखने में आम घटना लग सकती है, लेकिन इस भगदड़ और हुड़दंग की वजह से वे कोई वहां पर सोचिए दुर्घटना भी हो सकती
सकती थी, दुर्घटना क्या कहें, दुर्घटना तो ये बना देते हैं, कोई घटना घटित हो सकती थी जिसके जिम्मेदार सिर्फ ये हुड़दंगी का झुंड जो इन हुड़दंगियों का है ये होता। और फिर हर कोई कहता कि भाई ये कैसे हो गया, और अगर ये किसी और के द्वारा किया हो जाता तो सारा जो मीडिया है, एक वर्ग है, लेफ्टिस्ट वर्ग जो है, वो अपना रोना चालू कर देता। इस खबर पर चलिए, हमने खबर आपको बताई, विस्तार से दिखाई। इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो आपको बता दें। हुड़दंगी जिहादियों के झुंड पर हो कार्रवाई, हाँ या ना में जवाब देना था। 98% लोगों ने कहा हाँ, 2% लोगों ने कहा ना, 98% कह रहे हैं हाँ। तो चलिए, हर खबर पर हमने पोल के माध्यम से, पोल आपको ये गलत दिखाया है, फिर से हम आपको पोल दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। जनमत में अब बात करेंगे महाकुंभ की। महाकुंभ पर फर्जी जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। उनके निर्देश पर यूपी पुलिस सोशल मीडिया पर 2400 घंटे नजर बनाए हुए है। इसी कारण से कुंभ को लेकर झूठ फैलाने के 54 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अब तक कार्रवाई हो चुकी है। 13 फरवरी को भी निगरानी के दौरान 2 भ्रामक वीडियोस के बारे में पता चला। एक मिस्र से थी और एक घटना जो है वो एक पटना से घटना थी। दोनों को दिखाकर महाकुंभ को बदनाम करने का प्रयास हो रहा था। मिस्र की वीडियो को दिखाकर बताया जा रहा था कि महाकुंभ में बहुत भीषण आग लग गई है। घटना में 40-50 वाहन भी जल गए हैं, लेकिन जब जांचा गया तो वीडियो साल 2020 में कायरो के पाइपलाइन अग्निकांड के दौरान रिकॉर्ड की गई थी। इस झूठ को फैलाने वालों में इंडिया विद कांग्रेस नाम का एक एक्स हैंडल भी शामिल है। इसके अलावा हरिंद्र राव, अनिल पटेल, विशाल बाबू, नेमी चंद, सिफा भदौरिया और हेलो प्रयागराज जैसे अकाउंट शामिल हैं। इसके अलावा पटना वाली वीडियो को साझा करके ऐसे दिखाया गया जैसे राष्ट्रवादी लोग कुंभ में आर्मी जवानों के ऊपर चप्पल फेंक रहे हैं। हकीकत जबकि यह है कि यह वीडियो पुष्पा 2 के लॉन्च के दौरान एक इवेंट में शूट किया गया था। इस मामले में भी 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर हो गया है। इसमें इंद्रजीत बराक, सुनील, निहाल शेख, डिम्पी, सतसेवा, संदेश वाटक न्यूज, लोकेश मीणा, राज सिंह चौधरी, यूनुस आलम, अमीनुद्दीन सिद्दीकी, अरविंद यादव अहिरवाल, शिवम कुमार कुशवाहा, जैन, रेणु, अमित कुमार नाम के सोशल मीडिया यूजर्स का नाम है। बता दें कि इससे पहले नेपाल की एक वीडियो को साझा करके भ्रम फैलाया गया था कि महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद शव लावारिस पड़े हैं। वहीं 9 फरवरी को भी धनबाद की वीडियो शेयर करके ऐसे ही झूठा दावा किया गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपने लापता रिश्तेदारों की तलाश कर रही है और तलाश कर रहे तीर्थयात्रियों की पिटाई कर रही है। ये देखिए, ये अजीबोगरीब जो बयानबाजियों का दौर और अजीबोगरीब पोस्ट करने की तरीके, जिसको आप कहते हैं फेक न्यूज, तो उस फेक न्यूज से निपटने के लिए योगी सरकार तो एकदम सख्त मोड में है, एक्शन मोड में है। 12 फरवरी को भी वर्ष 2021 में गाजीपुर में मिले शवों की तस्वीरों को महाकुंभ से जोड़ने वाले 7 अकाउंट्स पर एक्शन लिया गया था। अब पुलिस ऐसी ही फर्जी जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन ले रही है। लोगों से भी आगाह किया जा रहा है कि वे सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें और असत्यापित सामग्री को साझा करने से बचें। हम भी आपसे यही कहेंगे कि किसी भी तरीके की सोशल साइट्स पर चल रही अफवाहों पर भरोसा ना करें, बल्कि सुदर्शन न्यूज देखें। और हमने हर तरीके की जानकारी के लिए अलग अलग सेगमेंट में महाकुंभ के प्रोग्राम चला रखे हैं। दिन भर हम महाकुंभ को लेकर जो अपडेट्स आते हैं, कोई और चैनल चलाए ना चलाए, टीआरपी की रेस में, पैसों की रेस में वो रहते हैं, लेकिन हम सनातन के साथ चलते हैं। ईश्वर की कृपा हम में है, इसलिए आपको महाकुंभ की जितना प्रयास होता है हमसे, हम आपको दिखाते हैं अपडेटेड और एकदम जो कंफर्म्ड खबरें आप सुदर्शन न्यूज पर दिन भर देख सकते हैं। साथ ही आप प्रयागराज पुलिस की आधिकारिक पोर्टल पर भी सभी जानकारी ले सकते हैं। और एक बार फिर से आपको कहूंगा, अफवाहों से बच के रहिए, और ये सब करेंगे तभी आप अफवाहों से खुद को बचा सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है, वरना आप फंस जाएंगे ऐसे जाल में जहां आपको बेवकूफ बना दिया जाता है। अब इस खबर पर भी पोल के माध्यम से ये हमने आपसे जो प्रश्न पूछा था वो आपको बता दें। अफवाह फैलाने वालों पर हो एनएसए के तहत कार्रवाई, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये देखिए, तो उत्तर देने वालों की संख्या 98%, 98% लोग कह रहे हैं कि हां कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब बात करेंगे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। सत्ता और सरकार जाने के बाद जिनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जी हां, शीश महल को रेनोवेट कराने में हुए भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं।
अब जानकारी के मुताबिक इस मामले में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी को विस्तृत जांच करने को कहा गया है। आपको बता दें कि इस मामले में शिकायत बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता द्वारा दायर की गई थी। 14 अक्टूबर 2024 को गुप्ता ने केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित पूर्व आवास पर अवैध निर्माण के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। बीजेपी नेता ने आरोप लगाए थे कि केजरीवाल ने 40,000 वर्ग गज यानी 8 एकड़ में फैली एक आलीशान हवेली शीश महल बनाने के लिए भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन किया। शिकायत में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि राजपुर रोड पर प्लॉट नंबर 45 और 47 और 2 बंगलों सहित सरकारी संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया और नए आवास में मिला दिया गया। 16 अक्टूबर को सीवीसी ने इस मामले में शिकायत दर्ज की और गंभीरता से मामले की जांच शुरू की। 5 नवंबर 2024 को सीवीसी ने सीपीडब्ल्यूडी यानी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें कहा गया था कि 40,000 वर्ग गज यानी 8 एकड़ में फैली इस हवेली के निर्माण में नियमों का उल्लंघन हुआ है, सीवीसी ने 13 फरवरी 2025 को विस्तृत जांच करने का आदेश दिया। यानी अब जांच होगी अरविंद केजरीवाल की। इस विस्तृत जांच में यह देखा जाएगा कि क्या नवीनीकरण में खर्च की गई राशि वैध थी या नहीं और क्या इसमें कोई वित्तीय अनियमितताएं थीं। विजेंद्र गुप्ता ने दूसरी शिकायत में भी फिजूल खर्ची और बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया था। यह शिकायत जो है 21 अक्टूबर 2024 को दर्ज कराई गई थी और अब इसकी जांच प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी, जिसके बाद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। तो केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ेंगी क्योंकि अब तो देखिए, अब जांच का समय आएगा, क्योंकि जांच तो होनी है। जांच से कब तक बचा जा सकता है, और अगर उनको लगता है कि भाई वो बेदाग हैं, कोई गलती नहीं की है, तो जांच का स्वागत करें और जांच होने दें। उसी से फिर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, ये खबर भी हमने आपको दिखाई, डिस्क्रिप्शन भी ग्राफिक्स के माध्यम से इन्फॉर्मेटिव स्टाइल में आपको जनमत में हम दिखाते हैं, बाकी कार्यक्रमों से बेहतर अंदाज में। इस खबर पर चलिए, पोल के माध्यम से जो प्रश्न हमने आपसे पूछा वो भी आपको बता देते हैं। भ्रष्टाचार के पैसों से बना है शीश महल, हम नहीं कह रहे, ये जनता से हमने पूछा। जनमत कार्यक्रम जनता का है। जनता ने कहा 97% लोगों ने कहा हां, भ्रष्टाचार के पैसों से बना है शीश महल। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, यानी महाराष्ट्र के लव जिहाद कानून की। लव जिहाद और धोखाधड़ी कर या फिर जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए महाराष्ट्र की महायुति सरकार कानून बनाने की तैयारी में है। इस संबंध में महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय एक विशेष समिति गठित करने का फैसला किया गया है। यह समिति अब तक मिली शिकायतों का समाधान सुझाने अन्य राज्यों के कानूनों का अध्ययन करेगी। महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति में अतिरिक्त मुख्य सचिव अथवा प्रधान सचिव अथवा सचिव, महिला व बाल विकास विभाग और तमाम विशेष सहायता विभागों को सदस्य बनाया गया है। समिति महाराष्ट्र में वर्तमान स्थिति का अध्ययन कर लव जिहाद व धोखाधड़ी से या बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के संबंध में प्राप्त शिकायतों का समाधान सुझाएगी। साथ ही कानूनी पहलुओं की जांच कर तथा अन्य राज्यों में मौजूद कानूनों का अध्ययन कर कानून के यानी कानूनी अनुरूप से सिफारिश जो है वो करेगी। मैं आपको बता दूं कि लव जिहाद को लेकर पहले उत्तर प्रदेश में कानून बनाया गया। वहां दोषी व्यक्ति को 20 साल की सजा का प्रावधान किया गया। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और असम में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बन चुके हैं। अक्टूबर 2024 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया था कि लव जिहाद की 1 लाख से अधिक शिकायतें मिली हैं। सोचिए, 1 लाख से ज्यादा शिकायतें। इन शिकायतों में हिंदू महिलाओं को फर्जी पहचान का इस्तेमाल करके पुरुषों द्वारा शादी के लिए झांसा दिया गया। उन्होंने कहा था कि 1 दशक पहले हम सोचते थे कि लव जिहाद की बात इक्का दुक्का घटना है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 लाख से अधिक शिकायतें मिली हैं, जिनमें हिंदू महिलाओं को दूसरे धर्मों के पुरुषों के साथ भागकर शादी करने का झांसा दिया गया। ये प्रेम का कृत्य नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश है और ये लव जिहाद है।
ये हमारे धर्म की महिलाओं को धोखा देने और उन्हें बिगाड़ने का एक तरीका है। अब इस समिति पर राज्य के कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून आने का प्रवास काल से शुरू हो चुका है। मैं हमारे हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने लव जिहाद और धर्मांतरण विरोधी समिति बनाई और जल्द ही इस पर कानून भी बनेगा। चलिए आपको प्रतिक्रिया सुनाते हैं। नीतीश राणा जी ने, कैबिनेट मंत्री जो है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। हमारे महाराष्ट्र में जल्द ही धर्मांतर विरोधी कानून आने का प्रवास कल से शुरू हो चुका है। मैं इसके लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, हमारे हिंदुत्ववादी लीडर देवेंद्र फडणवीस जी का तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि उन्होंने आखिर में एक महत्वपूर्ण निर्णय हमारे हिंदू बहनों के लिए लेने की शुरुआत की है। समिति गठन हो चुकी है और मुझे विश्वास है जल्द ही सभी राज्यों से भी ज़्यादा और हमारे देश में सबसे कड़क और प्रभावी ये धर्मांतर विरोधी कायदा जल्द ही हमारे महाराष्ट्र में आएगा, लागू होगा। और ये जो जिहाद करने वाले जो कोई हमारे देश को इस्लाम राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनके सारे के सारे मंसूबे इसके वजह से रोके जाएंगे। माध्यम से इस खबर पर भी पोल के माध्यम से हमने आपसे एक सवाल पूछा, वो भी आपको बता देते हैं। पूरे भारत में लागू हो लव जिहाद कानून, हाँ या ना में जवाब देना है। तो ये उत्तर आप देखिए, 99% लोगों ने कहा हाँ, 1% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये कहता है कि पूरे भारत में लव जिहाद कानून लागू होना चाहिए। देखिए, अवैध अप्रवासी भारतीयों का दूसरा जत्था आज रात 10 बजे अमेरिका से अमृतसर पहुंचेगा। यूएस से अमृतसर आने वाले इस सैन्य विमान में 119 भारतीय सवार हैं। इन्हें अमेरिका से जबरन वापस भेजा गया है। अमेरिका से निर्वासित किए जाने वाले 119 अवैध भारतीय प्रवासियों में सबसे ज्यादा पंजाब के 67 लोग शामिल हैं। दूसरे नंबर पर हरियाणा है। हरियाणा के 33 लोग शामिल हैं। इसके अलावा गुजरात के 8, उत्तर प्रदेश के 3, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान के 2-2 और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का 1-1 व्यक्ति शामिल है। अभी खबर बनाने तक तो यही अपडेट था। इसमें अपडेट ये भी आ सकता है कि वो बेहद करीब हो आने के। विमान के शनिवार रात करीब 10 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरने की उम्मीद है, यानी कुछ ही देर बाद। ये देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप के पिछले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद यहां से निर्वासित किया जाने वाला भारतीयों का दूसरा जत्था होगा। इससे पहले महीने की शुरुआत में 104 अवैध प्रवासियों का एक बैच अमृतसर पहुंचा था। दरअसल ये पहली मर्तबा नहीं है, पहले भी अमेरिका अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करता रहा है। संसद में इसको लेकर खूब हंगामा हुआ था। विपक्ष ने अप्रवासी भारतीयों के हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़े जाने का आरोप लगाया था। इस पर सरकार को सफाई देनी पड़ी थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में खुद कहा था कि यह प्रक्रिया कोई नई नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा है। उन्होंने हर एक साल का डेटा भी दिखाया था। पीएम मोदी ने साफ कहा कि अमेरिका में रहने वाले अवैध अप्रवासी नागरिकों को भारत स्वीकार करेगा। ये केवल भारत का मुद्दा नहीं है, ये एक वैश्विक समस्या है। जो लोग अवैध तरीके से दूसरे देशों में रह रहे हैं, उन्हें वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हम अवैध अप्रवासी भारतीयों को वापस लेने के लिए तैयार हैं। वहीं अवैध अप्रवासी भारतीयों की वापसी पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र पर पंजाब को बदनाम करने का आरोप लगा डाला। उन्होंने कहा कि पंजाब में अप्रवासियों के विमान को उतारना गलत है। अब इस पर बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा, भगवंत मान और मनीष तिवारी पंजाब और देश की जनता को बताएं कि पंजाब के भोले भाले बच्चे अवैध तरीके से क्यों गए, कैसे गए, किसने भेजा, किन दलालों के हाथों उनका जीवन खराब हुआ। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, 3 साल से आपदा पार्टी बैठी है। ये बताएं कि उन्होंने इन दलालों के खिलाफ क्या काम किया है। उन दलालों को ढूंढने के बजाय बेवजह बयानबाजी कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, पंजाब के युवाओं ने अमेरिका जाने के लिए अपनी जमीनें बेची हैं। ट्रैवल एजेंटों ने उन्हें लूटा और अवैध रास्तों से भेजा।
भगवंत मान की सरकार और पुलिस ट्रैवल एजेंटों से पैसे लेती रही। उन्होंने हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया। आप यानी आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से पंजाब को बर्बाद करने का काम किया है। अब क्या कुछ कहा गया है, चलिए आप वो भी सुनिए, आपको तमाम प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। देखिए, भगवंत मान जी पंजाब के नौजवान जो 5-5, 4-4, 2-2 एकड़ बेच के बेचारे अपने गरीब माँ बाप की जायदाद अमेरिका गए, ट्रैवल एजेंटों ने उनको लूटा, उनको इलीगल रस्तों से अमेरिका में घुसाया और भगवंत मान जी की सरकार आंखें मूंद कर बैठी रही। ट्रैवल एजेंटों से पैसे लेते रहे ये लोग, पुलिस प्रशासन ट्रैवल एजेंटों से पैसा लेता है। वरना बताइए कोई ट्रैवल एजेंट पंजाब में कैसे पनप सकता है? आज उन गरीब माँ बाप का क्या हाल हो रहा है, जिनकी 2-3 एकड़ जमीन थी वो भी बिक गई और बच्चा वापस आ गया, और आज ये कह रहे हैं कि पंजाब को बदनाम किया जा रहा है। पंजाब को तो आपने बदनाम किया है, पूरी दुनिया में बदनाम किया है। हजारों नौजवान बेरोजगार कर दिए तुमने, गरीब माँ बाप की जमीन बिकवा दी तुमने और उनको इस तरह से सड़कों पे लाके रख दिया। आज माँ बाप सुसाइड करने की नौबत आ गई है और आप अभी भी नौटंकी और ड्रामेबाजी कर रहे हो। जाइए अमेरिकन एम्बेसी के बाहर जाके धरना दीजिए। आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए किस तरह से उन्होंने पंजाबियों को बर्बाद करने का काम किया। और ये कहता था अमेरिका से छोड़ के इंडिया आएंगे, यहाँ तो बेचारे जमीनें बेच बेच के जा रहे हैं और अभी भी नौटंकी कर रहे हैं। सबसे पहले तो माननीय श्री भगवंत मान जी और पूरी जो आपकी टोली है, उनका मानसिक संतुलन दिल्ली की हार के बाद बिगड़ गया है और राजनीतिक हताशा चरम सीमा पे है। दूसरा स्पष्ट करूं, जितने हिंदुस्तानी और खास करके पंजाबी जो अमेरिका से वापस भेजे जा रहे हैं, वो फ्रॉड एजेंट जो कबूतरबाजी करते हैं और फ्रॉड और विफल आम आदमी पार्टी सरकार की नाकामियों का शिकार हैं। तीसरा, भगवंत मान जी को आज उंगली उठाने का कोई हक नहीं, बल्कि आज दिन है जब वो उत्तर दे। पहला प्रश्न कि आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब के युवा के लिए आज तक क्या किया है? क्यों पंजाब का युवा इतनी बड़ी संख्या में इलीगली इमिग्रेट कर रहा है बाहर और पंजाब से प्रवास कर रहा है? क्या यह कारण है कि पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है कानूनी व्यवस्था तार तार हो गई है, इसलिए युवा बाहर जा रहा है? क्या यह कारण है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जब से आई है जो नशे ड्रग्स का कारोबार है वो पूरी तरह बढ़ चुका है? क्या यह कारण है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है पंजाब में हर इंडस्ट्री पे ताला लग चुका है? क्या यह कारण है पंजाबी बाहर जा रहा है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है जो गैंगस्टर राज है वो बढ़ गया है और कानून ने घुटने टेक लिए हैं? या यह कारण है कि जब से भगवंत मान की सरकार आई है केवल केजरीवाल जी की सेवा की है और पंजाब के युवा के वर्तमान और भविष्यवान के लिए 0/0 नीति बनी है? भगवंत मान जी को आज प्रश्न पूछने का हक नहीं, बल्कि उत्तर दे कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा कि पंजाब की जो शान जो आन बान है उसको वापस, जैसा कि चुनाव से पहले उन्होंने एक वादा किया था, वो कब होगा? अब आपने मुझे बहुत प्रश्न पूछा कि कांग्रेस कह रही है। पहले कांग्रेस के घर में ही नहीं पता कि कहना क्या है। अमृतसर के एमपी कह रहे हैं भगवंत मान पे वार कर रहे हैं, भगवंत मान केवल हेडलाइन बना रहे हैं और फिर क्या हुआ, जहाज पंजाब आ गया है। चंडीगढ़ के एमपी भाजपा सरकार पे वार कर रहे हैं। पहले कांग्रेस अंदर सहमति बना ले कि लाइन क्या लेनी है। जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी है, उसको भाजपा की केंद्र सरकार माननीय मोदी जी का ये वचनबंध है, प्रतिबंध है। कोई भी हिंदुस्तानी किसी दूसरे मार्ग पे भी फंसा होगा उसको भी सुरक्षित तरीके से वापस लाया जाएगा। और अब भगवंत मान उत्तर दें कि पंजाब का युवा। अब चलिए अगली खबर का भी रुख करते हैं। ये भी अंतर्राष्ट्रीय जगत से है, लेकिन इसमें क्या खास है, ये फौज को लेकर है। देखिए, अमेरिका में ट्रांसजेंडर्स अब सेना में भर्ती नहीं हो पाएंगे। यूएस आर्मी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी है। साथ ही सैनिकों को लिंग परिवर्तन की भी इजाजत नहीं मिलेगी। आजकल बहुत चल रहा है वहां लिंग परिवर्तन का ड्रामा, यानी यूएस में, और उन्होंने कहा कि लिंग परिवर्तन की इजाजत नहीं मिलेगी और ना ही सेना जेंडर अफर्मिंग केयर की सुविधा उपलब्ध कराएगी। यूएस आर्मी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट में लिखा कि अब ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सेना में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आर्मी सैनिकों के लिए लिंग परिवर्तन से जुड़ी प्रक्रियाओं को निष्पादित करना या सुविधा प्रदान करना बंद कर देगी। यूएस आर्मी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि तत्काल प्रभाव से जेंडर डिस्फोरिया की हिस्ट्री वाले व्यक्तियों के लिए सेना में भर्ती होने पर रोक लगा दी गई है। अब सर्विस मेंबर्स के लिए लिंग परिवर्तन की पुष्टि या सुविधा जैसे जुड़ी सभी चिकित्सा प्रक्रियाओं को रोक दिया गया है।
अब जेंडर डिस्फोरिया से पीड़ित व्यक्तियों ने स्वेच्छा से हमारे देश की सेवा की है और उनके साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाएगा। ये घोषणा 27 जनवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित एक कार्यकारी आदेश का पालन करती है, जिसमें पेंटागन को 30 दिनों के भीतर ट्रांसजेंडर सैनिकों के लिए एक नीति निर्धारित करने का निर्देश दिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद अपने पहले भाषण में कहा था कि उनके दूसरे कार्यकाल में अमेरिका में तीसरे लिंग की कोई जगह नहीं रहेगी। अब केवल महिला और पुरुष 2 ही लिंग होंगे। ट्रंप ने 2016 से 2020 अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी ट्रांसजेंडर सैनिकों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी, लेकिन कानूनी कार्यवाही के चलते वे ऐसा नहीं कर सके थे। पेंटागन के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिकी सेना में लगभग 13 लाख जवान हैं। वहीं ट्रांसजेंडर सैनिकों की संख्या करीब 15,000 है। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हैग्सेथ 7 फरवरी को वॉशिंगटन डीसी की एक अदालत में एफिडेविट उन्होंने दिया था, जिसमें बताया गया था कि अमेरिकी सेना में ट्रांसजेंडर्स की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। ये जो ट्रांसजेंडर्स की जो भर्ती की बात कही जाती है, ठीक है, वो अपनी तरफ एक बात, उसका कोई हम आकलन नहीं करना चाहेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो लिंगों को चाहे लेकर, यानी वो मेल और फीमेल भी बात ही मानते हैं। वो कहते हैं कि भाई जो जेंडर आइडेंटिफिकेशन का एक नाटक चल रहा है और ये बहुत खतरनाक है। जो बायोलॉजिकली जो है, जो कि एकदम नेचुरली जो किसी के साथ होता है, उसके लिंग का जो भी कारण रहे, वो एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन आजकल एक चरण विदेशों में चल रहा है कि भाई वो कहते हैं आई आइडेंटिफाई एज समथिंग, यानी किसी भी चीज़ से वो आइडेंटिफाई खुद को कर लेते हैं। आदमी खुद को औरत बताने लगता है, औरत खुद को आदमी बताने लगती है, और इवन यहाँ तक कि जानवरों तक को वो आइडेंटिफाई खुद को कर लेते हैं कि हम ये फला जानवर हैं या वो जानवर हैं। इस तरीके का ड्रामा विदेश की धरती पर हो रहा है और इसी को, यानी, और आप सोचिए छोटे छोटे बच्चों के साथ भी किस तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया जाता होगा। इसीलिए ऐसे भ्रम से बाहर निकालने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया और फौज को लेकर ये खासतौर पर क्लियर कर दिया कि ट्रांसजेंडर्स को फौज में नहीं रखा जाएगा, उनकी भर्ती नहीं होने वाली है। चलिए, ये भी हमने खबर आपको बताई। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं उत्तराखंड से। देवभूमि उत्तराखंड में भी वक्फ बोर्ड में दर्ज कई जमीनें, संपत्तियां क्या सरकारी नहीं हैं? ये बड़ा सवाल है। इस पर एक और साजिश का पता चला है। ज्ञात हुआ है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे कर धार्मिक स्थल बनाए जाने और फिर उन्हें वक्फ बोर्ड में दर्ज किए जाने की कोशिशें की जा रही हैं। पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा लैंड जिहाद, मजार जिहाद के खिलाफ जो अभियान चलाया गया, उसके पीछे यही मकसद था कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना और उन्हें वक्फ बोर्ड में दर्ज किए जाने से बचाना। उत्तराखंड राज्य जब बना तब यूपी से उसके पास 2003 में 2078 वक्फ बोर्ड संपत्तियां यहां दर्ज हुई, लेकिन आज इनकी संख्या 5183 हो गई है। वो कैसे हो गई है? ये बड़ा सवाल है कि ये संख्या वृद्धि वक्फ बोर्ड की संपत्तियां दान में देने से हुई अथवा इसके पीछे कुछ और कारण है, क्योंकि ऐसा होता है। वक्फ बोर्ड के जो संपत्तियां हैं, अब एक रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की संख्या वृद्धि जो है, उसके पीछे एक बड़ा कारण सरकारी जमीनों पर कब्जा है। उन पर कब्जे हैं जिन्हें बाद में वक्फ बोर्ड में दर्ज करवा दिया गया। उदाहरण के लिए नैनीताल में बनी विशाल मस्जिद पहले से इतनी बड़ी कैसे बन गई? जब आरटीआई से जानकारी मिली तो भूमि कितनी है इस बारे में प्रशासन में किसी को पता नहीं। वक्फ बोर्ड के पास भी क्षेत्रफल की जानकारी नहीं, या फिर वो देना नहीं चाहता। सहसपुर में नदी श्रेणी की भूमि पर कब्जा कर मदरसे का विस्तार हुआ और इस मामले ने सुर्खियां भी बटोरी। हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार में कई अवैध मज़ारें ऐसी हैं जो कि सरकारी भूमि पर बनी हुई हैं और अब उन्हें वक्फ बोर्ड में दर्ज देखा जाता है। दून हॉस्पिटल की जो मज़ार है, इसका उदाहरण है। रेलवे भूमि, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण और नगर विकास क्षेत्र की ऐसी कई मुस्लिम धार्मिक संपत्तियां हैं, मजहबी संपत्तियां हैं, जो कि सरकारी भूमि पर कब्जे कर बनाई गई हैं और अब वक्फ बोर्ड में दर्ज बताई जाती हैं। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 560 से अधिक अवैध मज़ारों को ध्वस्त किया और 5000 एकड़ भूमि को कब्जा मुक्त कराया। बताया जाता है कि इसके पीछे सरकार के पास ऐसा इनपुट था कि ये अवैध मज़ारें एक दिन वक्फ बोर्ड में दर्ज हो जाएंगी। इसके अलावा ऋषिकेश और हरिद्वार में ये योजनाबद्ध तरीके से हिंदू घरों में या आसपास जो अवैध मज़ारें बनाई गई, उसके पीछे भी साजिश थी कि इन सनातन तीर्थ नगरों में बरसों से मुस्लिम लोगों के संपत्ति खरीदने या रहने पर पाबंदी है। ऐसे में इनकी यहाँ एक योजनाबद्ध तरीके से घुसपैठ हो रही थी और ये अवैध मज़ारें कल वक्फ बोर्ड का हिस्सा बन जानी थी। उत्तराखंड में अभी भी करीब 500 अधिक
500 से अधिक अवैध मज़ारें बताई जाती हैं, जिन पर धामी सरकार की कार्रवाई लंबित चल रही है। ये मज़ारें अर्बन एरिया में हैं, जैसे देहरादून शहर में ही अभी भी 60 से ज़्यादा अधिक अवैध मज़ारें, इल्लीगल मज़ारें हैं। उदाहरण आपको बता दें, MDDA की कॉम्प्लेक्स में भी अवैध मज़ार है। बहरहाल उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर एक विशेष STI गठन की गई है। जांच उसकी किए जाने की जरूरत है, मैं कहना चाहता हूं, जो कि ये देखे कि कब कब देवभूमि में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में कैसे कैसे और कहां कहां पर वृद्धि हुई है। तो ये भी महत्वपूर्ण खबर थी, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि कैसे वक्फ जो इल्लीगली जमीनों पर कब्जे करता है और बाद में कहता है कि ये हमारी जमीन है, और खास तौर पर सरकारी जमीनों पर उनके इल्लीगल कब्जों से तो एक आफत ही मची हुई है और इस पर अब सख्त एक्शन होना चाहिए। चलिए आज्ञा दीजिए, समय इतनी अनुमति देता आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे लेकर आएंगे जनमत में। और हाँ, आज जो कार्यक्रम आपने देखा, इसका रिपीट टेलीकास्ट आप रात को 12 बजे देखना ना भूलिएगा। आज्ञा दीजिए, मेरी पूरी एडिटोरियल और प्रोडक्शन टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।